सवाल 1, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? विकल्प है ए अरस्तु, बी थियोफ्रास्टस, सी लिनियस या डी डार्विन। इसका एकदम सटीक उत्तर है सी लिनियस। फटाफट दूसरा सवाल, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या दर्शाता है? ए प्रजाति, बी कुल, सी वंश या डी वर्ग? इसका उत्तर भी सी है। पहला शब्द वंश यानी जीनस को दर्शाता है। ये हुई ना एक तेज शुरुआत। चलिए अब थोड़ी गहराई में चलते हैं। तीसरे सवाल में पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द क्या होता है? ए वंश, बी प्रजाति, सी कुल या डी गण? तीसरे सवाल का सही उत्तर है बी प्रजाति। बी बड़े अक्षरों में, सी बिना इटैलिक किए या डी बिना रेखांकित किए? इसका उत्तर है बी बड़े अक्षरों में। मतलब लिनेयस ने जो प्रणाली बनाई थी उसमें वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल लेटर होता है। अच्छा, और प्रजाति का नाम? प्रजाति का नाम हमेशा छोटे अक्षरों से शुरू होता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मैं इसको थोड़ा और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये इंसानों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले सिस्टम जैसा लगता है, बस थोड़ा उल्टा काम करता है ना? ये तुलना काफी अच्छी है। जैसे इंसानों में सरनेम पूरे परिवार को दर्शाता है, वैसे ही बायोलॉजी में वंश एक बड़े समूह को दर्शाता है। हाँ, जैसे मेरा नाम और सरनेम मेरी अलग पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। और ये जो कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स का नियम है ना, ये एक वैश्विक मानक का काम करता है। जैसे कोई रिसर्चर जापान में बैठा है और कोई ब्राजील में, जब वो होमो सेपियंस लिखते हैं तो एच का बड़ा होना तुरंत सिग्नल देता है कि यहाँ होमो वंश की बात हो रही है। एकदम विजुअल क्यू की तरह, जो भाषा की रुकावटों को ही खत्म कर देता है। सही पकड़ा। लेकिन ये ग्लोबल स्टैंडर्ड तो समझ आता है, पर इस पूरी कवायद का आखिर असली मकसद क्या है? यही हमारा 5वां सवाल है। जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नामाकरण, बी पहचान, सी अध्ययन को सरल बनाना या डी प्रयोग? 5वें का सबसे सटीक उत्तर है सी अध्ययन को सरल बनाना। और छठा सवाल इसी से निकलता है कि टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है? ए पारिस्थितिकी, बी वर्गीकरण, सी भ्रूण विज्ञान या डी आनुवांशिकी? छठे का उत्तर है बी वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी असल में वर्गीकरण का ही दूसरा नाम है। बॉक्स या कैटेगरीज में बांटना क्या चीजों को सुलझाने के बजाय और ज्यादा मुश्किल नहीं बना देता? पहली नजर में ये सच में एक झंझट लग सकता है, लेकिन इसे एक विशाल लाइब्रेरी की तरह देखना चाहिए। लाइब्रेरी कैसे? सोचिए, अगर एक लाइब्रेरी में लाखों किताबें बिना किसी क्रम के बस जमीन पर ढेर बनाकर रख दी जाएं, तो वहां किसी एक खास विषय की किताब ढूंढना तो नामुमकिन होगा ना। हाँ, वो तो पूरी तरह से क्योटिक हो जाएगा। टैक्सोनॉमी प्रकृति की इसी बेतरतीब लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का काम करती है। जब वैज्ञानिक किसी नए जीव की खोज करते हैं तो वो देखते हैं कि ये किस बॉक्स से मेल खाता है। ओह, तो उस बॉक्स के सारे गुण उस नए जीव पर खुद ब खुद लागू हो जाते हैं। एकदम सही। बिना वर्गीकरण के इस प्रकृति को समझना इंसानी दिमाग के लिए पूरी तरह से असंभव होता। ये लाइब्रेरी वाली बात सच में काफी सटीक है। तो इन किताबों को, मेरा मतलब है जीवों को, रखा कैसे जाता है? सवाल 7 टैक्सोनॉमिक श्रेणियों के सही क्रम के बारे में है। क्या ये क्रम है अ प्रजाति से वंश, फिर कुल, फिर वर्ग? हाँ, यही सही क्रम है। बाकी विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब ये क्रम हमेशा सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर बड़ी इकाई की तरफ जाता है? बिल्कुल। और इसी से हमारा 8वां सवाल भी जुड़ा है कि इनमें से सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक इकाई कौन सी है। विकल्प थे अ वंश, बी कुल, सी प्रजाति या डी गण। तो इसका उत्तर सी प्रजाति होगा। सही जवाब। प्रजाति वर्गीकरण की सबसे बुनियादी सीढ़ी है। Here's where it gets really interesting. कैसे हर छोटी इकाई मिलकर एक बड़ा वर्ग बनाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक ईंट से दीवार बनती है और दीवारों से पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। यही तो बायोलॉजी की असली वास्तुकला है। इस इमारत में प्रजाति वो पहली ईंट है। प्रजाति उन जीवों का समूह है जो आपस में सबसे ज्यादा प्राकृतिक समानता रखते हैं। जैसे शेर और बाघ। हाँ, शेर, बाघ और तेंदुआ, ये तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इनके गुण इतने मिलते हैं कि इन्हें एक ही वंश यानी पैंथेरा में रखा गया है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए इसी प्रजाति को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
सवाल 9 समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? ए जनसंख्या, बी समुदाय, सी प्रजाति या डी पारितंत्र? इसका उत्तर सी प्रजाति है, जिस पर हमने अभी बात की। और सवाल 10, इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमिक सहायक साधन नहीं है? ए हर्बेरियम, बी म्यूजियम, सी उद्यान या डी प्रयोगशाला? 10वें सवाल का सही विकल्प है डी प्रयोगशाला, यानी लैबोरेटरी एक टैक्सोनॉमिक एड नहीं मानी जाती। वेट, सच में? ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। विज्ञान तो लैब के बिना अधूरा माना जाता है ना? फिर लैब वर्गीकरण का सहायक साधन क्यों नहीं है? मैं समझाता हूँ। इसे ऐसे समझिए कि टैक्सोनॉमिक सहायक साधन वो खास जगह हैं जहां जीवों के वास्तविक नमूनों यानी रियल स्पेसिमेंट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफ रखा जाता है। जैसे हर्बेरियम में पौधों को और म्यूजियम में कंकालों को। एकदम वही। ये सब एक रेफरेंस डिक्शनरी की तरह काम करते हैं। लैब में हम नए टेस्ट करते हैं, डीएनए निकालते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं, लेकिन लैब कोई नेचुरल हिस्ट्री का आर्काइव या संग्रह केंद्र नहीं है। अच्छा, तो यहाँ साधन का मतलब रेफरेंस कलेक्शन से है, टेस्ट करने वाली जगह से नहीं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब बात पूरी तरह क्लियर हो गई। इसी संग्रह से जुड़ा है हमारा 11वां सवाल, हर्बेरियम में क्या संरक्षित किया जाता है? ए जंतु नमूने, बी जीवाश्म, सी सूखे पादप नमूने या डी जीवित पौधे? इसका उत्तर सी है, सूखे पादप नमूने। और 12वां सवाल, जीवों के सूक्ष्म अध्ययन के लिए लैब में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी बैरोमीटर या डी हाइड्रोमीटर? ये तो शायद सबसे आसान सवाल है। इसका उत्तर ए माइक्रोस्कोप है। हर्बेरियम में पौधों को सुखाकर रखना तो समझ आता है कि वो लंबे समय तक टिके रहें, लेकिन माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी और इस वर्गीकरण को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया? मैं सच में ये जानना चाहती हूँ। अरे, माइक्रोस्कोप के आने से पहले तो बायोलॉजी की दृष्टि बहुत ही सीमित थी। लोग बस बाहर से देखते थे, पत्तों का आकार कैसा है, फूल का रंग क्या है। हाँ, जो आंखों से दिख जाए बस वही सच। वह ना, लेकिन जब माइक्रोस्कोप आया तो उसने एक पूरी नई अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए। हम सिर्फ पत्ते नहीं देख रहे थे, पत्तों के अंदर की कोशिकाएं देख रहे थे। मतलब वर्गीकरण सिर्फ बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, उसने वर्गीकरण को उथले पानी से निकालकर डीप सेल्यूलर साइंस में पहुंचा दिया। क्या खूबसूरती से इस बात को बताया आपने। जीवन क्या है, इस पर हमारी चर्चा का अगला हिस्सा और भी रोमांचक होने वाला है। सवाल 14, जीवित जीवों की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? ए वृद्धि, बी प्रजनन, सी चयापचय या डी जड़त्व? तेरे का सही उत्तर डी जड़त्व यानी इनर्शिया है। ये तो फिजिक्स का नियम है। हाँ, और निर्जीव वस्तुओं का गुण है। और सवाल 14, निम्न में से कौन जीवित होने की एकदम निश्चित पहचान है? ए वृद्धि, बी प्रजनन, सी चयापचय या डी गति? 14वें सवाल का उत्तर है सी चयापचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। What's fascinating here is कि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो बढ़ता है वो जीवित है, लेकिन बायोलॉजी में वृद्धि यानी ग्रोथ जीवन की कोई गारंटी नहीं है ना? एकदम ठीक। जैसे हमने शुरू में पहाड़ का एग्जाम्पल लिया था। पहाड़ पर मिट्टी जमा होती है तो वो बढ़ता है, पर जीवित तो नहीं होता। और प्रजनन भी तो अंतिम सत्य नहीं है। सही बात है। खच्चर यानी म्यूल और वर्कर मधुमक्खियां प्रजनन नहीं कर सकती, तो क्या वे जीवित नहीं है? वे 100% जीवित हैं। तो आखिर फर्क क्या है? असली फर्क और जीवन का अचूक प्रमाण है चयापचय। ये शरीर के अंदर हर पल होने वाली हजारों केमिकल रिएक्शंस का नाम है, जो ऊर्जा बनाती है। अगर ये रिएक्शंस चल रही हैं तो जीव जीवित है, चाहे वो कोमा में ही क्यों ना हो। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है, जीवन को बाहरी बदलावों की बजाय अंदर की ऊर्जा के इंजन से परिभाषित करना। चलिए इसी ऊर्जा से जुड़े सवाल 15 पर आते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? ए श्वासन, बी पोषण, सी चयापचय या डी अनुकूलन? 15वें सवाल का उत्तर बी पोषण है। खासतौर पर पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसा ही होता है। और सवाल 16 है, बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? ए वृद्धि, बी प्रजनन, सी चेतनता या डी अनुकूलन? 16वें का सही विकल्प सी चेतनता यानी कॉन्शियसनेस है। वैसे जब हम चेतनता शब्द सुनते हैं तो ये काफी आध्यात्मिक या दार्शनिक लगता है।
एक पौधे या छोटे से बैक्टीरिया में चेतना कैसे हो सकती है? देखिए, फिलॉसफी में चेतनता का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी में इसका मतलब बहुत सीधा और मैकेनिकल है। अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और रिएक्ट करना। जैसे अगर एक पौधे को अंधेरे कमरे में खिड़की के पास रखा जाए तो वो धीरे धीरे धूप की तरफ झुकने लगता है। हाँ, यही उस पौधे की चेतना है। एक सिंगल सेल्ड अमीबा भी महसूस कर सकता है कि आसपास खाना है या कोई जहरीला केमिकल। तो मतलब चेतना से जीव अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाते हैं। बिल्कुल। निर्जीव चीजें, चाहे वो कितनी भी एडवांस मशीन क्यों ना हो, अपने आसपास के नेचुरल बदलावों को बायोलॉजिकली महसूस करके रिएक्ट नहीं कर सकती। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? यही हमारा 17वां सवाल पूछता है, जीवों में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? ए पोषण, बी श्वसन, सी चयापचय या डी उत्सर्जन? 17वें सवाल का उत्तर सी चयापचय है, जिस पर हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं। ये तो जीवन का बुनियादी इंजन है। और सवाल 18 हमें वापस वर्गीकरण की ओर ले जाता है। टैक्सोनॉमिक श्रेणी कुल यानी फैमिली में क्या सम्मिलित होते हैं? ए समान वंश, बी समान वंश, सी समान प्रजाति या डी समान गण? 18वें सवाल का सही उत्तर है बी समान वंश। तो बेसिकली जब हम कुल की बात करते हैं तो हम उन जीवों को देख रहे होते हैं जिनमें काफी समानता होती है। सही पकड़ा। जैसे बिल्ली और शेर दोनों अलग वंश के हैं, लेकिन उनके दांत और शिकार करने का तरीका इतना मिलता है कि उन्हें फेलिडे नामक एक ही परिवार में रखा गया है। अच्छा, अब इन परिवारों को नाम देने की भाषा पर आते हैं। 19वां सवाल, जैविक नामकरण में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी लैटिन या डी फ्रेंच? इसका सही उत्तर सी लैटिन है। और 20वें सवाल में पूछा गया है कि जीवों के नामकरण के नियम किन संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं? विकल्प है ए ICZN व ICBN, बी IUCN, सी WHO या डी यूनेस्को? इसका उत्तर ए है। ICZN और ICBN जैसी संस्थाएं ही यह नियम बनाती हैं। वैसे एक आम सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, मैंडरिन, फिर लैटिन भाषा का ही उपयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। देखिए, जो भाषा लोग आमतौर पर बोलते हैं वो वक्त के साथ बदलती रहती है। नए शब्द आते हैं, पुराने शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। हाँ, स्लैंग वर्ड्स ही देख लीजिए, हर साल बदल जाते हैं। वही तो। लेकिन लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अब ये आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, इसलिए इसके शब्दों के अर्थ अब हमेशा के लिए फ्रीज हो गए हैं। ओह, तो विज्ञान को इसी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। बिल्कुल। लैटिन में रखा गया कोई नाम आज से 500 साल बाद भी वही अर्थ देगा, और ये किसी एक देश की भाषा नहीं है, तो ग्लोबली सभी के लिए फेयर और न्यूट्रल है। एक मृत भाषा का उपयोग जीवन को नाम देने के लिए, ये विचार ही अपने आप में बहुत पोएटिक लगता है मुझे। अब थोड़ा इन रूल मेकिंग बॉडीज की बात करते हैं। सवाल 21 पादपों के नामकरण से संबंधित संस्था कौन सी है? ए ICZN, बी ICBN, सी FAO या डी यूनेस्को? 21वें का सही उत्तर है बी ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और सवाल 22 जंतुओं के नामकरण से संबंधित संस्था कौन सी है? ए ICBN, बी ICZN, सी IUCN या डी WWF? इसका उत्तर बी है ICZN, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सच में प्रकृति को ऑर्डर में रखने के लिए इंसानों ने कैसी शानदार व्यवस्था बनाई है। पूरी की पूरी रूल बुक्स लिख दी हैं ताकि कोई भी अपनी मर्जी से किसी जानवर का नाम ना रख दे। हाँ, ये एनार्की यानी अराजकता को रोकने के लिए है। अगर हर देश एक ही जीव को अपनी भाषा में अलग अलग नाम देने लगे तो वैज्ञानिक रिसर्च तो पूरी तरह ठप हो जाएगी। मतलब ये संस्थाएं एक ग्लोबल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती हैं। एकदम सटीक तुलना की आपने। अगर ब्राजील के जंगल में किसी को नया मेंढक मिलता है तो वो उसको अपनी मर्जी से चिंटू या मिंटू नहीं बुला सकता। उसे ICZN की रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे दुनिया भर में उस मेंढक का सिर्फ एक ही ऑफिशियल नाम हो। सही बात है। अब वर्गीकरण के आधुनिक तरीकों पर आते हैं। चलिए देखते हैं। सवाल 30 जीवों को उनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? ए कृत्रिम वर्गीकरण, बी प्राकृतिक वर्गीकरण, सी प्रयोगात्मक वर्गीकरण या डी आकस्मिक वर्गीकरण? इसका उत्तर बी प्राकृतिक वर्गीकरण है। और सवाल 24
वर्गीकरण का आधुनिक आधार क्या है? ए आकार, बी रंग, सी विकासीय संबंध या डी आवास? 24वें का उत्तर सी, विकासीय संबंध यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है। पहले तो लोग सिर्फ रंग या आकार ही देखते थे ना? हाँ, पुराने जमाने में वर्गीकरण आर्टिफिशियल होता था। देखा कि पक्षी भी उड़ता है और चमगादड़ भी, तो दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ये तो धोखा हो गया ना? तो वही ना। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण बहुत गहराई में जाता है। वो देखता है कि उनके डीएनए में कितनी समानता है, उनके पूर्वज कौन थे। ओह, तभी पता चला कि चमगादड़ पक्षियों के नहीं बल्कि इंसानों के ज्यादा करीब है। एकदम ठीक। विकास की इस कहानी को एक खास नाम दिया गया है। सवाल 25, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ए नामकरण, बी वर्गीकरण, सी विकासीय अध्ययन या डी पहचान? इसका सही उत्तर सी, विकासी अध्ययन है। और सवाल 26, सिस्टेमैटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए लिनियर्स, बी अरस्तु, सी डार्विन या डी कैंडोले? 26वें का उत्तर ए, लिनेयस है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, टैक्सोनॉमी बस जीवों को बॉक्सेस में रखने की कला है, लेकिन सिस्टमैटिक्स उन बॉक्सेस को डीएनए और हिस्ट्री के धागों से जोड़ता है। ये काफी अमेजिंग है। सवाल 27 देखते हैं। जीवों का वो अध्ययन जो उनके विकासीय इतिहास को दर्शाए क्या कहलाता है? ए टैक्सोनॉमी, बी सिस्टमैटिक्स, सी पारिस्थितिकी या डी शरीर रचना? जैसा कि अभी हमने बात की, इसका उत्तर बी, सिस्टमैटिक्स है। और सवाल 28, जो एक तरह से इस चर्चा का सार है। जीवित जीवों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए वृद्धि, बी प्रजनन, सी चयापचय या डी संरचना? इसका उत्तर सी, चयापचय है। ये जीवन की असली धड़कन है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सिस्टमैटिक्स असल में टैक्सोनॉमी में एक टाइम मशीन जोड़ देने जैसा है? ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। वैसे सच में सिस्टमैटिक्स एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। वो आपको समय में लाखों साल पीछे ले जाता है। और उन लाखों सालों में चयापचय हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हाँ, सवाल 29, टैक्सोनॉमिक गार्डन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए औषधीय पौधों का संरक्षण, बी जीवित पौधों का अध्ययन, सी बीज उत्पादन या डी खेती? 29वें का उत्तर बी, जीवित पौधों का अध्ययन है। और आज का आखिरी सवाल 30, प्रजाति को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए समान आवास वाले जीव, बी समान आकार वाले जीव, सी परस्पर प्रजनन करने वाले जीव या डी समान वर्ग वाले जीव? इसका सबसे सटीक उत्तर सी, परस्पर प्रजनन यानी इंटरब्रीड करने वाले जीव है। प्रजाति की यह विशेष परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बाहरी समानता को ही आधार क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि यही वो अंतिम लक्ष्मण रेखा है जो प्रकृति ने खुद खींची है, किसी इंसान ने नहीं। मतलब ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अर्नस्ट मेयर जैसे महान वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर दो जीव नेचुरल एनवायरनमेंट में आपस में प्रजनन कर सकते हैं और एक स्वस्थ संतान पैदा कर सकते हैं, तभी वे एक प्रजाति के हैं। ये सब जानकर दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि प्रकृति कितनी सॉर्टेड है। आज की इस गहन चर्चा में हमने देखा कि द्विनाम पद्धति से लेकर मेटाबॉलिज्म तक हर चीज एक लॉजिकल व्यवस्था का हिस्सा है। वैसे ये हमें इंसान के रूप में हमारी सही जगह भी दिखाता है। हम इस प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बल्कि इस बड़े से फैमिली ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हैं। बिल्कुल। जाने से पहले एक प्रोवोकिंग थॉट छोड़कर जाती हूँ। आज हमने सीखा कि प्रजाति की पहचान आपस में प्रजनन करना है और जीवन की पहचान मेटाबॉलिज्म है। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में अगर किसी दूसरे ग्रह पर एलियन लाइफ मिलती है जिसकी बायोलॉजी हमारी अर्थ से पूरी तरह अलग हो, तो क्या हमारे ये सारे लैटिन नाम और पुराने नियम वहां काम आएंगे? या फिर शायद हमें बायोलॉजी की पूरी किताब ही शुरू से लिखनी पड़ेगी। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।